कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 7 हल करवाने जा रहा हूं। इस प्रैक्टिस में आपको मैं हिंदी के साथ साथ जीएस के भी कुछ यानी सामान्य ज्ञान के भी कुछ प्रश्न मैं आपको हल करवाऊंगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो प्रश्न है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, आप इसको लाइक करिए। देखिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, प्रश्नों को देखता हूं, जो अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है उसको मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और इस मेहनत के द्वारा मैं ये चाहता हूं कि आप इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न जो है वो हिंदी से है। मैं पहले 6 प्रश्न हिंदी के करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जीएस के प्रश्न बहुत ही कम समय में। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न, किस समास में सब पद प्रधान होता है? ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। किस समास में सब पद प्रधान होता है? मैं हट जा रहा हूं, आप देख लीजिए। पहला है बहुब्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। अब आप जल्दी से बताइए कि किस समास में सब पद प्रधान होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो आज ये सब पद है, ये क्या है, ये थोड़ा सा उस प्रश्न से बिल्कुल हटकर है। अगर ध्यान देंगे तो आंसर इसी में है, आपको बताना है 5 सेकंड के अंदर जल्दी बताइए और अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। देखिए, किस समास में सब पद प्रधान होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन जो है वो बहुब्रीहि समास, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद का पद प्रधान होता है, उत्तर पद। और द्विगु समास में जो होता है प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद? प्रथम पद। इसमें क्या होता है, इसके जो उदाहरण होते हैं उसमें पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। तीसरा पद यानी बहुब्रीहि समास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हम किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। और ये जो तत्पुरुष हुआ इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और इसमें दूसरा पद यानी बाद का पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। आपके सामने बचा द्वंद्व समास और यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कहा गया है प्रश्न में कि किस समास में सब पद प्रधान है, यानी चाहे कहिए सब पद या कहिए दोनों पद, दो पद कहिए या सब पद कहिए, तो द्वंद्व समास में दोनों पद या सब पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर दोनों पद ना कहकर सब पद कहा गया, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न कठिन लगा। तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास सही हुआ। जैसे कहा जाता है माता पिता, तो माता भी प्रथम पद भी प्रधान है और पिता वो भी प्रधान है। तो यहाँ पर चाहे सब पद कहिए चाहे दोनों पद कहिए। चलिए, अब जिसका सही होगा वो कॉपी कलम उठा के उसमें 1 नंबर लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं है, इस पर टिक कर लीजिए। पेपर में गड़बड़ी यहीं पर होती है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं और तुरंत हाँ वाले पर सही वाले मार देते हैं। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तरंग नहीं है कि घोटक नहीं है कि है नहीं है कि सैंधव नहीं है, तुरंत बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। आपका टाइम शुरू हुआ था, अब खत्म है। देखिए, अश्व का जो पर्यायवाची नहीं है, देखिए घोटक आपका पर्यायवाची है आपका पर्यायवाची है और सैंधव आपका पर्यायवाची है। ये तीनों अश्व के पर्यायवाची हैं, जबकि तरंग आपका पर्यायवाची नहीं है। ये तरंग जो है ये लहर का पर्यायवाची है। किसका? लहर का, ऊर्मी का, ये हम कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, जिसमें घोड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, जिसमें घोड़ा रहता है उसको हम अश्वशाला, मंदिरा, घुड़साल इसको हम कहते हैं। यानी अश्वशाला, मंदिरा और घुड़साल हम कहते हैं जहां पर घोड़ा बांधा जाता है। जैसे जहां पर गाय रहती है उसको गौशाला कहते हैं, वैसे जहां पर घोड़ा रहता है उसको हम अश्वशाला, मंदिरा और साथ में हम कहते हैं घुड़साल भी हम कह सकते हैं। चलिए, मैं आपको तीसरे प्रश्न की ओर ले चलता हूं। यदि आपका तरंग सही होगा तो 2 नंबर, मतलब एक ये 2 नंबर आपका सही होता है। चलिए, मैं आपको तीसरे प्रश्न की ओर ले चलता हूं। चलिए, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी का जो तीसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिए, ह्रास शब्द का विलोम है। क्या लिखा है? ह्रास। ह्रास शब्द का विलोम क्या होगा? मैं आपको बता दूं, ह्रास का मतलब होता है कमी। ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी। इसका विलोम क्या होगा? हास, वृद्धि, हंसी या हस्त। जल्दी से बताइए। देखिए, 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। ह्रास शब्द का विलोम है, क्या हो सकता है? देखिए, ये जो पहला लिखा है हास, ये हास से रस का स्थायी भाव है। हास से रस का स्थायी भाव हास लिखा है। हंसी का मतलब होता है हंसना, यहां पर इसका कोई मतलब है ही नहीं। और ये जो हस्त है, हस्त का मतलब होता है हाथ, ये इसका तत्सम लिखा है। ह्रास का मतलब होता है कमी, तो इसका
आंसर क्या होगा, वृद्धि, यानी वृद्धि इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब ह्रास का मतलब कमी और वृद्धि का मतलब हो गया बढ़ोतरी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, और जिसका ये बी ऑप्शन सही है वो 1 नंबर ले ले। अगला है कौन सा शब्द, चौथा प्रश्न है हिंदी का, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ध्यान दीजिए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो सीधा संस्कृत के होते हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। तो बताइए, क्या नेह नहीं है, कि नग्न नहीं है, कि क्षमा नहीं है, कि नख नहीं है। जल्दी से बताइए, क्या इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए ये आपका तत्सम है, नग्न आपका क्या है, तत्सम, इसका तद्भव होगा नंगा। क्षमा आपका तत्सम है, इसका क्या होगा, तद्भव ऐसे क्षमा लिखा जाएगा। नख आपका तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा, तद्भव नाखून, ये भी आपका तद्भव है। तो देखिए तीनों तत्सम है और इनके तद्भव ऐसे बनते हैं। आपको पूछा गया था इसमें प्रश्न आपसे कि तत्सम कौन सा नहीं है, तो आपका नेह तत्सम नहीं है, क्योंकि ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा स्नेह। क्या होगा, स्नेह। तो अर्थात आपका पहला ऑप्शन गलत था इस प्रश्न के हिसाब से। यहाँ पर ये तद्भव है, बाकी ये तीनों तत्सम है। इनके क्या तद्भव होते हैं मैं लिख दिया, इसका क्या तत्सम होता है इसको भी लिख दिया। चलिए मैं आपको पांचवें प्रश्न की ओर ले चलता हूं। चलिए हिंदी का जो है ये लास्ट है, ये पांचवा और छठवां प्रश्न। देखिए क्या लिखा है, पांचवा प्रश्न, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, दिग्गज जो शब्द है ये अगर इसका विच्छेद करेंगे तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। अब बताइए, अब मैं आपको बता दिया, एक सहारा आपको मैं दिया। अब बताइए चारों ऑप्शन में से दिग्धनगज, दिग्धनगज, दिग्धनगज या दिग्धन अगज। बताइए, तुरंत बताइए, 2 सेकंड के अंतर्गत तुरंत बताइए। चलिए जल्दी बताइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए, जल्दी जल्दी। चलिए देखिए दिग्गज का जो संधि विच्छेद होगा, देखिए एक नियम के अनुसार व्यंजन संधि में ये दिग्धन, देखिए यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर गा है, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये सही नहीं है। दिग्धन गज यानी कहने का मतलब ये अगर दिग और गज, ये गज यहाँ पर दोनों पूर्ण रूप से इसमें स्वर्ग है मिला हुआ है, और ये जब मिलेगा तो इसका क्या रूप बनेगा ये आप जानते हैं, ये गलत है बिल्कुल, ये भी सही नहीं है। अब बचा दिग्धन अगज होगा कि दिग्धन गज होगा। देखिए ये जो सही है वो ये है सी ऑप्शन, दिग्धन गज, क्योंकि ये देखिए का के नीचे हलंत लगा है। अब जो का के नीचे हलंत लगा है तो यानी इसी का क्या हो जाएगा, हर वर्ग का तीसरा वर्ण जो इधर रहेगा, तो यानी का खा गा तीसरा हो जाएगा, तो ये आधा हो जाएगा दिग्गज। एक नियम के अनुसार ये इसमें इसका आंसर होगा दिग्धन अगज। देखिए ये तो सही था, लेकिन यहाँ पर अगज आ का आना क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही है। तो जिसका सही होगा वो 1 नंबर ले लेगा। चलिए छठा प्रश्न है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेहया का विलोम क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेहया का विलोम क्या होगा। आप लोग गांव में सुने होंगे, कहते नहीं बेहया हो गई। बताइए क्या है बेहया, जो है ये तालाब में होता है, एक प्रकार का ये जो है पौधा है हम कह सकते हैं, और ये क्या होता है बिना जल के जीवित नहीं रह सकता है, जल में हमेशा रहता है, तो वो इसलिए इसको बेहया कहते हैं, क्योंकि वो कहीं पर आप फेंक दे अगर जल है तो वो क्या होता है, वो हरा भरा हो जाता है। तो इसका विलोम इज्जत होगा, हया होगा, स्वाभिमान होगा या बेशर्म होगा। जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए बेहया का जो अर्थ होता है मतलब जिसको शर्म ना हो, तो इसका बेशर्म होगा, तो इसका मतलब ये तो समानार्थी हुआ, होगा नहीं। स्वाभिमान, अभिमान, स्वाभिमान, ये सारे शब्द जो है ये यहाँ पर इसका मेल नहीं खाता है, ये भी नहीं होगा। अब आपके सामने बचा इज्जत और हया। देखिए बेइज्जत, इज्जत, ये सारे शब्द जो हैं ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, इधर यहाँ पर भी ये नहीं होगा। देखिए हया का मतलब होता है शर्म। व्यक्ति कहता नहीं है कि आपको शर्म हया नहीं है, तो चाहे शर्म कहिए चाहे हया कहिए, एक ही चीज। अगर इसी का हम विपरीत कर देंगे तो हो जाएगा क्या, बेहया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेहया हो जाएगा। चलिए देखिए ये था आपके, ये थे आपके 6 प्रश्न। अब मैं आपको जीएस के 2 से 4 प्रश्न हल करवाऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी देना चाहता हूं जो कि जीएस से संबंधित है। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है 7वां प्रश्न। देखिए अगर जीएस के हिसाब से देखेंगे तो पहला है और क्रम से देखेंगे तो 7वां। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जात की संख्या 0 है। बहुत ही अच्छा एवं रोचक प्रश्न कि भारत 2011 की जनगणना के अनुसार, वैसे जनगणना जो होती है वो भारत में 10 साल बाद होती है,
लेकिन अब इस बार कोरोना महामारी की वजह से अभी तक नहीं हो पाया है, तो 2011 का ही अभी हम लोग लेंगे। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जो है संख्या शून्य है? क्या असम में है, कि केरल में है, कि सिक्किम में है, कि नागालैंड में? बताइए। अगर आप इस प्रश्न को बता ले जाते हैं, समझ लीजिए आपकी तैयारी पावरफुल है एकदम। जल्दी से बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखेंगे तो भारत में नागालैंड एक ऐसा राज्य है, एक नहीं अभी इसके हिसाब से एक, मैं आपको और बताऊंगा कि कहां पर शून्य है। तो इस ऑप्शन में देखिए नागालैंड वह राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति की संख्या बिल्कुल शून्य है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर क्या है कि अनुसूचित जाति की संख्या बिल्कुल शून्य है। अच्छा, सबसे ज्यादा कहां पर है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा है यूपी में। सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी में। और सबसे कम है मिजोरम में। इसके साथ मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूं। अगर कहा जाता है, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर भारत की संपूर्ण जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 20 करोड़ से अधिक भारत में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। साथ में अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 16 दशमलव के लगभग, यानी 16% के लगभग भारत में अनुसूचित जाति की संख्या है। तो आपको कई सारे इसमें जो है प्रश्न के जो है आंसर मिल चुके हैं। तो नागालैंड, अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप जैसे राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है। और सबसे ज्यादा कहा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहा जाएगा तो मिजोरम में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है? बताइए, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या तातीपाका में है, कि पारादीप में है, कि जामनगर में है, कि डिगबोई में है? तुरंत बताइए, तुरंत बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है वो तातीपाका में है। और ये वर्तमान में कहां पर है? देखिए ये जो है तातीपाका नहीं, सॉरी यहां पर ये नहीं है, ये है जामनगर में। तीसरा ऑप्शन जामनगर, जो कि कहां पर है? गुजरात में है। ध्यान दीजिए, ये मिस्टेक हो गया था, ये तातीपाका में नहीं। भारत की सबसे बड़ी जो तेल शोधकशाला है वो जामनगर गुजरात में है। अगर कुल क्षमता के हिसाब से कहा जाएगा तो दुनिया की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर है। अगर कुल क्षमता के हिसाब से कह रहा है तो जामनगर, जो कि गुजरात में है, ये दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी है। अगर हम करें, देखिए इसमें एक चीज और, ये प्राइवेट सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? ये प्राइवेट सेक्टर है। चलिए मैं आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूं। आज के इस वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न चलने जा रहा है। देखिए 9वां प्रश्न है, लाठी क्लब, ध्यान दीजिए, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न, हो सकता है कुछ लोग सुने भी ना हो। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, या बिपिन चंद्र पाल? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ये प्रश्न हो सकता है आपका फंस जाए। ध्यान दीजिए, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? क्या भगत सिंह ने की थी, या गांधी जी ने, या बाल गंगाधर तिलक, या बिपिन चंद्र पाल? जल्दी से बताइए। मैं आपको बता दूं कि लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इन्होंने तिलक क्लब, अखाड़ा क्लब और लाठी क्लब, यानी तिलक क्लब, अखाड़ा क्लब और साथ में लाठी क्लब की भी स्थापना की थी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगर आपका सही होगा तो 1 नंबर ले लीजिएगा। फिर अगला है 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है? क्या कार्बोहाइड्रेट, या बायोमास, या कार्बन, या सौर ऊर्जा? जल्दी से बताइए, तुरंत तुरंत बताइए, बहुत ही कम समय में। देखिए पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल जो होता है, या हम कह सकते हैं कि इस समय अगर हम बात करें वर्तमान की, या चाहे भूत या भविष्य की, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम कहें कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आप बताते हैं सूर्य। और सही भी है, क्योंकि सूर्य जो है उससे पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों पर अगर किसी को ऊर्जा मिलती है तो सूर्य के माध्यम से मिलती है। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रेरक बल होता है वो होता है सौर ऊर्जा। क्या होता है? सौर ऊर्जा, ना कि कार्बन, ये सब कुछ नहीं। आपका सौर ऊर्जा जो है ये पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा क्या है? सौर ऊर्जा है। ये आपका ऑप्शन जो है सही है। जीव समुदाय के विकास के लिए, जीव समुदाय के ऊर्जा ग्रहण करने के लिए सौर ऊर्जा जो है वो मुख्य स्रोत है।
अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा। देखिए ध्यान दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रश्न नहीं आता है उसको आप नोट करते चलिए, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।